अब पाठशाला में चुनावी खबरों का चैप्टर। राहुल गांधी गायब है, मोदी योगी ने 400 सीट का क्या आधा काम पूरा कर लिया? यूपी की 80 सीटों पर क्लीन स्वीप के लिए मोदी योगी का क्या प्लान चल रहा है? ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश के खिलाफ मुसलमानों का मोर्चा खुल जाएगा क्या? और 2024 के चुनाव की कोई खबर मिस ना होने देने वाला चैप्टर अब शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में 31 मार्च से जबरदस्त चुनावी माहौल बनने वाला है, क्योंकि 31 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में बड़ी रैली करेंगे। मेरठ की इस रैली से पूरे पश्चिमी यूपी में माहौल बनेगा। पीएम के इस दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पश्चिमी यूपी में धुआंधार प्रचार करने में जुटे हैं। सीएम योगी अपने उन्हीं तेवरों में दिख रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जिस तरह से यह प्रचार चल रहा है, मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने अपराधियों और दंगाइयों को क्लियर कट कह दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। सुनिए एक बार योगी। 17 के पहले यहां पलायन होता था, व्यापारी पलायन करता था, नागरिक पलायन करता था, लेकिन अब व्यापारी और यहां का नागरिक पलायन नहीं करता है, अपराधी अब यहां का पलायन करता है। एक अपराधी गले में तख्ती लटका करके अपने जीवन की भीख मांगने के लिए मजबूर होता है। कहता साहब जान बकस दो, आगे से ठेला लगा करके गुजर बसर कर दूंगा, किसी को हम छेड़ेंगे नहीं। तो हम भी कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। सीएम योगी बिना लाग लपेट के बात करने के लिए जाने जाते हैं। जो कहना होता है मुंह पे कहते, सीधा कहते। सीएम योगी का एक बयान और वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो भजन करने नहीं आए। भजन करना होगा तो मठ में करेंगे, वो शासन करने आए तो दमदार तरीके से शासन करेंगे। ताल ठोक कर सीएम योगी क्या कह रहे हैं, जरा ये हिस्सा भी सुनिए उनके बयान। हम यहां भजन गाने के लिए नहीं आए हैं, भजन गाने के लिए हमारा मठ है। हमें जब गाना होगा मठ में जाएंगे। शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। जिसको काम करना होगा हमारे साथ काम करेगा, जिसको काम नहीं करना होगा वो छुट्टी लिख के दे, मैं भी सैंक्शन करता हूं, जीवन भर के लिए छुट्टी कर दूंगा। लेकिन मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं होगा, हमें निकालना है तो निकालना है। कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी, चाहे अन्य राज्य स्वीकृति दे न दे, यूपी के अंदर हम निकालेंगे। यानी योगी आदित्यनाथ भी फुल फॉर्म में। एक तरफ मोदी योगी की जोड़ी यूपी में बीजेपी के क्लीन स्वीप के लिए मोर्चा संभाल चुकी है। सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी भी मेरठ से यूपी में चुनाव प्रचार की शुरुआत करने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अब तक बीजेपी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट तय करने में ही भयंकर कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी में घमासान मचा हुआ है बॉस। कहने को तो अखिलेश ने यूपी में सबसे पहले लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, पहले से घोषित कैंडिडेट्स को लेकर अखिलेश का कंफ्यूजन बढ़ता नजर आ रहा है। रामपुर और मुरादाबाद में कैंडिडेट्स को लेकर अखिलेश का कंफ्यूजन और इन दोनों सीटों पर हुए ड्रामे के बारे में आपको बता चुका। हालांकि दिन भर चले ड्रामे के बाद यह साफ हो गया कि मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद एसटी हसन को नामांकन वापस लेना पड़ेगा और रुचि वीरा मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार होंगी। लेकिन अखिलेश की टेंशन इतने भर से खत्म नहीं होती दिख रही, क्योंकि टिकट कटने से नाराज एसटी हसन ने बगावत कर दी है। उन्होंने अखिलेश यादव पर आजम खान के दबाव में काम करने का आरोप लगा दिया। यही नहीं, एसटी हसन ने मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रुचि को प्रचार करने से भी साफ इनकार कर दिया। सुनिए अखिलेश यादव पर एसटी हसन ने क्या कहा। फिर आपको बताऊंगा कि मुरादाबाद में एसटी हसन का टिकट कटने पर ओवैसी ने कैसे अखिलेश को और क्या सुनाया। लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं, कुछ दबाव ऐसे होते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत संस्कार वाले व्यक्ति हैं और बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार उनका रहा है, चाहे उसमें उनका नुकसान हो जाए। तो लगता यही है कि उनके ऊपर कुछ ऐसा दबाव आया जिसको वो अवॉइड नहीं कर सके और दूसरे कैंडिडेट को यहाँ पे उतार दिया गया। जाहिर है पहला हक आजम खान साहब का रामपुर के ऊपर है, मुरादाबाद तो दूसरा जिला आ गया। लेकिन
उनकी भावनाओं को कंपनसेट करने के लिए यहाँ का टिकट बदल दिया गया। जो प्रत्याशी अब जैसे पार्टी ने सिंबल दिया है जिनको, वो उनको सपोर्ट करेंगे, उनके समर्थन में प्रचार करेंगे आप? नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं प्रचार नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। तो मेरे अपने लोगों के दिल टूट जाएंगे जिन्होंने मेरे लिए मन्नतें मानी हैं, जिन्होंने मेरे लिए रोज़े माने हैं, कुरान ख़वानियाँ करी हैं, दरगाहों पे हाज़री मानी है, प्रार्थनाएं करी हैं और जिन्होंने यज्ञ माने हैं। अगर मैं ऐसा करूँगा तो उनके दिल टूट जाएंगे। भैया मुरादाबाद की सीट तो समाजवादी पार्टी के हाथ से गई हुई दिख रही है, क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी ही समाजवादी पार्टी से लड़ेगी ऐसा लग रहा है। एसटी हसन कह रहे मैं प्रचार नहीं करूंगा भाई, लोगों का दिल टूट जाएगा जिन्होंने मेरे लिए दुआएं मांगी। वो प्रचार नहीं करेंगे तो जो उनके समर्थक हैं वो वोट नहीं करेंगे, और वोट क्यों करेंगे भाई? रुचि वीरा के लिए। तो हो गया खेला, सपा वर्सेस सपा लड़ेंगे, बीजेपी जीतती भी दिखाई देगी हो सकता है। टिकट कटने पर एसटी हसन तो बगावत करते नजर आ रहे हैं। एसटी हसन के बहाने एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोल दिया। ओवैसी ने अखिलेश यादव पर मुसलमानों की सियासी लीडरशिप खत्म करने का आरोप लगा दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ओवैसी ने एसटी हसन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कहा ही था कि आपके नेता अखिलेश यादव आपको बी फॉर्म नहीं देंगे। बी फॉर्म मतलब जो चुनाव लड़ने के लिए भरते हैं ना, वो वाला फॉर्म। आपने मेरी बातों का यकीन नहीं किया। हमारी बातचीत के दौरान इम्तियाज जलील भी मौजूद थे। आपके नेता को सिर्फ आपका वोट चाहिए, वो चाहते हैं कि आप उनके लिए दरी बिछाते रहें और भैया पर जवानी कुर्बान करते रहें। ओवैसी ने कहा कि यह अल्पसंख्यकों की सियासी नुमाइंदगी को खत्म करने की एक साजिश है, लेकिन इंशाअल्लाह हम ऐसा होने नहीं देंगे। ओवैसी के ट्वीट पर एसटी हसन ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। एसटी हसन ने टिकट को लेकर ओवैसी के साथ संसद में अपनी जो चर्चा हुई थी उसकी बात मानी। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि अखिलेश यादव ने उन्हें फॉर्म भी दिया था या नहीं दिया था। सुनिए ओवैसी के ट्वीट पर एसटी हसन का जवाब, फिर बताता हूं कि ओवैसी ने मुरादाबाद सीट पर किस तरह अखिलेश की मुश्किल और बढ़ा दी है, जो ऑलरेडी बढ़ी है उसको और बढ़ा दी है। उन्होंने पार्लियामेंट में मुझसे इस बात को कहा था कि आपको टिकट ये पार्टी नहीं देगी, और इस बात को भी कहा था कि मुस्लिम लीडरशिप ये पार्टी ख़त्म करना चाहती है। मैंने उनका हंसी मजाक में बात टाल दी थी। पार्लियामेंट के अंदर बात ज़रूर हुई थी, लेकिन अखिलेश यादव जी ने मुझे ए फॉर्म भी दिया, बी फॉर्म भी दिया। उधर मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट कटने की भनक लगते ही ओवैसी ने बड़ा फैसला ले लिया, जिससे अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है। असल में ओवैसी ने मुरादाबाद सीट पर अपनी पार्टी एआईएमआईएम का उम्मीदवार उतार दिया। ओवैसी ने मुरादाबाद से वकी रशीद को उम्मीदवार बनाया है। वकी रशीद एआईएमआईएम के मुरादाबाद महानगर के अध्यक्ष हैं। मायावती की पार्टी बीएसपी ने भी मुरादाबाद सीट से मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। यानी शायद ओवैसी को लग रहा होगा कि सपा में आपसी लड़ाई में हो सकता है मुसलमान वोट उनकी तरफ आ जाए। ऐसे में अखिलेश यादव की टेंशन यह है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने पर सबसे बड़ा नुकसान उनकी पार्टी के उम्मीदवार को ही होगा। मुरादाबाद में ओवैसी और मायावती के मुस्लिम उम्मीदवारों से अखिलेश को क्यों खतरा है, इसके लिए मुरादाबाद सीट का जातीय समीकरण भी समझना होगा। मुरादाबाद में करीब 19 लाख वोटर हैं और इसमें मुस्लिम वोटर करीब 8,80,000 हैं, यानी कुल वोट का 45% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद सीट पर एसटी हसन समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे। एसटी हसन ने बीजेपी कैंडिडेट कुंवर सर्वेश कुमार को करीब 97,000 वोट से हराया था। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त मोदी लहर में बीजेपी ने मुरादाबाद सीट जीत ली। बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार ने समाजवादी पार्टी के एसटी हसन को तब 2014 में 88,000 वोट से हराया था। इस बार भी अगर मुरादाबाद सीट पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है, जहां से बीजेपी ने एक बार फिर कुंवर सर्वेश कुमार को ही टिकट दिया है। क्योंकि समाजवादी पार्टी में जिस तरह कैंडिडेट्स के सिलेक्शन को लेकर लड़ाई चल रही, उससे साफ हो रहा है कि बीजेपी से तो समाजवादी पार्टी बाद में लड़ेगी। फिलहाल समाजवादी पार्टी के अंदर ही कैंडिडेट्स को लेकर समर्थक आमने सामने लड़ते दिख रहे हैं। मुरादाबाद से आई इस तस्वीर को ही देख लीजिए। मुरादाबाद के मुस्लिम बहुल इलाकों में समाजवादी पार्टी के समर्थक लड्डू बांटते नजर आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे अभी तो चुनाव ही नहीं हुआ, कौन से बात के लड्डू भाई? असल में ये लड्डू मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट कटने पर बांटे जा रहे हैं।
वहीं एसटी हसन के समर्थक इस बात से दुखी हैं कि सिटिंग सांसद का टिकट काटकर किसी और को दिया गया। अखिलेश के लिए तो बड़ी टेंशन है, लेकिन यूपी में अखिलेश के गठबंधन के साथी राहुल गांधी क्या कर रहे हैं भाई? सब लोग प्रचार करने में जुटे हैं, इलेक्शन की रणनीति बना रहे हैं। राहुल गांधी कहां है पता ही नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या वो रिलैक्स मोड में है? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा 17 मार्च को खत्म हो चुकी, 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन राहुल गांधी ना तो चुनाव प्रचार में एक्टिव दिख रहे हैं, ना मीटिंग की खबरें आ रही हैं और ना ही पार्टी के किसी कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं। खबर बस ये आई कि राहुल गांधी अगले हफ्ते से प्रचार में जुटे, मतलब थोड़ा अभी हाथ पैर सीधा कर लें, अभी तो आए हैं यात्रा करके। तो राहुल गांधी 3 अप्रैल को वायनाड में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच सकते हैं। 3 अप्रैल को ही राहुल गांधी वायनाड से अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक वायनाड के 1 दिन के दौरे के बाद राहुल गांधी वापस लौट आएंगे। अभी तक तो राहुल गांधी रिलैक्स करने में जुटे हैं। उधर कांग्रेस को झटके पे झटके लग रहे हैं। आज कांग्रेस को एक और झटका टैक्स के मामले में लग गया। अकाउंट फ्रीज कर देने का रोना रो रही कांग्रेस को आज दिल्ली हाईकोर्ट से फिर झटका लगा। कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक्शन के खिलाफ दायर कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि कांग्रेस के खातों में कई बेहिसाब लेन देन थे, आयकर अधिकारियों के पास ठोस सबूत थे और पर्याप्त सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई शुरू की गई। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस से जुड़े 4 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था और 2014 से इन खातों का रीअसेसमेंट किया जा रहा था। कांग्रेस को यही परेशानी थी। कांग्रेस ने 2014 से 2017 तक यानी 4 साल के आयकर विभाग की रीअसेसमेंट कार्रवाई को चुनौती दी थी। वहीं आयकर विभाग ने कहा था कि उनकी तरफ से किसी भी कानूनी प्रावधान की अनदेखी नहीं की जा रही। कांग्रेस की दलील थी कि आईटी डिपार्टमेंट ज्यादा से ज्यादा 6 साल के आकलन की समीक्षा कर सकता है। आयकर विभाग का कहना था कि सबूतों के आधार पर कांग्रेस की तरफ से छिपाई गई इनकम 520 करोड़ से ज्यादा है। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस से 210 करोड़ की रिकवरी मांगी और कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद यह रकम जुर्माने के तौर पर अब कांग्रेस को चुकानी है। एक तरफ कांग्रेस के पुराने नेता पार्टी भी छोड़ रहे हैं, कुछ नेताओं से पार्टी खुद ही किनारा कर रही है। कांग्रेस ने सुप्रिया श्रीनेत का टिकट काट दिया और महाराजगंज सीट से वीरेंद्र चौधरी को मैदान में उतार दिया। हालांकि पिछली बार मैडम महाराजगंज से उतरी थी तो कोई बहुत अद्भुत काम नहीं किया था, वही कुछ 60-70 हजार वोट आया था, चौथे नंबर पे थी शायद। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सुप्रिया श्रीनेत पर यह गाज गिर गई है क्योंकि उन्होंने मंडी से बीजेपी कैंडिडेट कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। सुप्रिया ने इंस्टाग्राम अकाउंट से कंगना रनौत की तस्वीर और अपमानजनक कैप्शन के साथ एक आपत्तिजनक पोस्ट डाला था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने भी सुप्रिया श्रीनेत को नोटिस जारी किया। वहीं मंडी में सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कड़ी कार्रवाई की मांग भी हो रही। सुप्रिया श्रीनेत की मुश्किलें यही नहीं खत्म हो रही, उनकी मुसीबतें तो और बढ़ने वाली हैं। दिल्ली के एलजी ने पुलिस कमिश्नर को पूरे मामले की जांच करने के लिए कह दिया है। जरूरी हो तो कानून के अनुसार एक्शन लेने के लिए भी निर्देश दे दिया है। दिल्ली पुलिस जांच करेगी कि यह सोशल मीडिया पोस्ट किसने किया था, साथ ही इस बात की भी जांच होगी कि किसके मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया। यानी सुप्रिया श्रीनेत जी के लिए बहुत अच्छा वक्त तो नहीं चल रहा और ना ही उनकी पार्टी के लिए चल रहा है।